इमेजिन करें भविष्य की एक ऐसी दुनिया जो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेट्रॉइड के टकराने से पूरी तरह से तबाह हो गई हो, जिसकी रेडियो एक्टिविटी, डिस्ट्रक्टिविटी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ना पीने के लिए पानी बचा हो, अनाज उगाने के लिए जमीन बची हो, सांस लेने के लिए हवा बची हो। तो ऐसे इस मुश्किल हालात में जहां पीने के लिए पानी ना हो, सांस लेने के लिए हवा ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, अनाज उगाने के लिए जमीन ना हो, रेडियो एक्टिव तूफान, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल उल्कापिंड, एपोकलिप्टिक अर्थक्वेक सभी इंसानों को जड़ से उखाड़ने में सक्षम हो, तो ऐसे में क्या धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान खुद को बचा पाएगा या नहीं, या फिर ऐसी पवित्र जगह की तलाश करेगा जहां अब भी स्वर्णिम जीवन मौजूद हो। चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही प्यारी हरे भरे पेड़ों से भरी धरती को देखते हैं, जिसकी सतह पर एक बहुत ही गर्म मेट्रॉइड टकराता है, जिससे निकलने वाली आग की लपटें, बाढ़, आग और रेडिएशन से दुनिया की 75% से भी ज्यादा आबादी एक ही झटके में खत्म हो जाती है। उल्कापिंड के मलबे के छोटे पत्थर धरती की बाहरी कक्षा के ऑर्बिट में फंस जाते हैं और 5 साल बीतने के बाद भी बिना चेतावनी के पृथ्वी पर बरसते रहते हैं, जिससे दुनिया की बहुत ज्यादा जगह जलकर बर्बाद और खत्म हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन गैरेटी नाम के एक बहुत ही ब्रेव और इंटेलिजेंट आदमी को देखते हैं, जो ग्रीनलैंड एयरबेस स्टेशन के ऑफिशियल ऑफिसर से कहता है कि ये दरारें अब बड़ी हो रही हैं, इनसे लावा बाहर आ रहा है और ये लावा वाली दरारें बहुत ज्यादा फैल रही हैं। खैर ऐसा उसने क्यों कहा, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे कुछ अबैंडन्ड लाइफ बोट, शिप और डिस्ट्रॉयर दिख रहे हैं और मैं डिस्ट्रॉयर वॉरशिप के अंदर जा रहा हूँ। वो अबैंडन्ड डिस्ट्रॉयर शिप के अंदर जाता है और लॉकर से एक डायरी निकालता है, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सूखा हुआ फूल था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी बेस से उसे चेतावनी मिलती है कि एक रेडियो एक्टिव तूफान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, जो जल्द ही कुछ माइक्रो सेकेंड में तुम तक पहुंच जाएगा, इसलिए तुम बेस पर वापस आ जाओ और जल्द ही वहां से निकलो, क्योंकि वो तूफान ठीक तुम्हारे सर के ऊपर है। जिसके बाद जॉन गैरेटी जल्दी से उस अबैंडन्ड वॉरशिप से बाहर निकलता है और देखता है कि वह बिजली बरसाने वाला रेडियो एक्टिव तूफान ठीक उसके ऊपर है, जिससे वह अपनी जान बचाने के लिए बेस की तरफ तेजी से भागता है और भागते भागते कहता है कि ईस्ट टनल का दरवाजा खोलो। बेस के लोग ईस्ट टनल का दरवाजा तो खोल देते हैं, लेकिन कहते हैं कि तूफान ठीक तुम्हारे पीछे है, अगर तुम जल्दी नहीं पहुंच पाए तो हम ईस्ट टनल का दरवाजा बंद कर देंगे, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव तूफान बेस के अंदर आ गया तो बेस के सभी लोग मेट्रॉइड रेडिएशन के चलते मार दिए जाएंगे। लेकिन आखिरी पलों में जॉन गैरेटी बेस के दरवाजे के ऊपर कूद जाता है और बेस के लोग ईस्ट टनल का दरवाजा बंद कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रीनलैंड एयरबेस स्टेशन के ऑफिशियल ऑफिसर को देखते हैं, जहां एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। जनरल साहब कहते हैं कि इंटरनेशनल FEMA ने 2 साल की प्लानिंग की थी, लेकिन हमने अपने लिमिटेड संसाधनों को खींचकर 5 साल तक चलाया और अब हम अपने सीमित संसाधनों के आखिरी स्टेज पर चल रहे हैं, जो 1 साल के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जिस पर सीनियर लीडर एडम कहता है कि हाँ, हम अपने सीमित संसाधनों के आखिरी स्टेज पर चल रहे हैं, इसलिए हम 1 साल के अंदर बेस के बाहर खेती करेंगे, जिससे खाने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिस पर सीनियर लेडी डॉक्टर अमीना कहती है कि पिछले 3 महीनों में कोलोम प्रति किलोग्राम में 4% की कमी दर्ज की गई है, इसलिए अभी ये बताना मुश्किल है कि रेडिएशन के स्तर कब तक सेफ और सिक्योर होंगे। कहना मुश्किल है, लेकिन सुधार हो रहा है। लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहना, चाहे वो स्तर कम ही क्यों न हो, फिर भी घातक होता है, इसलिए हमें अपनी वैकल्पिक योजनाओं पर काम करना चाहिए। जिस पर सीनियर लीडर एडम कहता है कि कनाडा और अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका है, आइसलैंड तो जैसे नक्शे से खत्म ही हो गया हो। पश्चिमी यूरोप में तूफान कम होने की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वहाँ की हवा सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें बेस के बाहर ये काम करना ही होगा। जिस पर सीनियर लेडी डॉक्टर अमीना कहती है कि मैंने खुद कैलकुलेशन की है, जिसके मुताबिक रेडियो एक्टिव मेट्रॉइड के टकराने से वेस्टर्न यूरोप में क्रेटर नामक जगह बन गई है और ऐसा लगता है कि क्रेटर की दीवारों का आकार और बनावट रेडियोधर्मी तूफानों को बनने से रोकने, प्रदूषित हवा को अंदर आने से रोकते हैं, इसलिए यहाँ फिर से जीवन पनप सकता है। जिसके बाद जनरल साहब क्रेटर को लेकर कहते हैं कि ये जगह ग्रीनलैंड से काफी दूर है और दक्षिणी फ्रांस में है, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, पूरा का पूरा यूरोप अराजकता में है, इसलिए हम वहाँ नहीं पहुँच सकते और हमें यही कुछ करना होगा। तभी सीनियर ऑफिसर एलिसन, जो कि जॉन गैरेटी की
वाइफ है एक अहम सवाल उठाती है कि जो डिस्ट्रेस सिग्नल उन्हें बाहर से मिल रहे हैं उनका क्या करें, जिस पर सीनियर लीडर एडम कहता है कि हम और लोगों को बंकर में जगह नहीं दे सकते क्योंकि पूरा का पूरा बंकर पूरी तरह से लोगों से भर चुका है। ना हमारे पास उनके लिए खाना है, ना ही सोने के लिए जगह, और हमें नहीं पता कि क्या वे लोग इन्फेक्टेड हैं और उन्होंने कितनी रेडिएशन झेली है, इसलिए हम फिलहाल मदद और शरण देने की स्थिति में नहीं है। जिस पर सीनियर ऑफिसर लेडी एलिसन कहती है, तो क्या फिर हम उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? हम किसी को भी ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, ये मानवता के नियमों के खिलाफ है, इसलिए हमें उन्हें बचाना है या फिर नहीं, इसका फैसला जल्द से जल्द वोटिंग से किया जाए, जिसमें ज्यादातर लोग उन लोगों को बचाने के पक्ष में वोट करते हैं। ज्यादा वोट पड़ने की वजह से जनरल सार्क कहता है ठीक है, कल उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वो एक स्नोकेट रेस्क्यू टीम भेजेगा। दूसरी तरफ इंजीनियर जॉन और लेडी एलिसन का बेटा नेथन स्कूल में पढ़ रहा था। नेथन को स्कूल में काफी दिलचस्पी थी। इसी बीच सीनियर इंजीनियर जॉन अपने एक साथी के साथ मिलकर पाइपलाइन को ठीक कर रहा होता है और काफी मशक्कत के बाद सीनियर इंजीनियर जॉन और उसका साथी पाइपलाइन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर लेडी एलिसन अपने बेटे नेथन के साथ कम्युनिटी हॉल में मिलती है, जहां उन्हें जॉन भी मिलता है। सीनियर ऑफिसर लेडी एलिसन जॉन के एक्सप्लोरेशन मिशन को लेकर काफी परेशान होती है, क्योंकि हर बार सीनियर इंजीनियर जॉन खुद को रेडियो एक्टिव रेडिएशन के खतरे में डालता है, जिससे उसकी जान जा सकती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये तीनों एक परिवार हैं। सीनियर इंजीनियर जॉन और लेडी एलिसन पति पत्नी हैं और नेथन उनका बेटा है। अगले दिन माइग्रेंट के रेस्क्यू मिशन के लिए जनरल एडम एक स्नोकेट टीम भेजता है। सारे सीनियर मिलिट्री लीडर्स और जनरल मिलिट्री ऑफिसर्स पूरे रेस्क्यू मिशन को लीड और मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे ही रेस्क्यू टीम उन लोगों को बचाकर साउथ टनल की ओर बढ़ रही होती है, तभी सीनियर इंजीनियर जॉन बंकर की दीवार में एक नई दरार बनते हुए देख लेता है, जो कि एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। तभी अचानक बंकर जोर जोर से हिलने लगता है। एक ही झटके में पूरी बिजली चली जाती है और बंकर के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बंकर की मजबूत दीवारें टूटने लगती है। हर कोई एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जब कुछ देर बाद ये रेडियो एक्टिव भूकंप रुक जाता है, जॉन अपने दोस्त की मदद से किसी तरह से खड़ा होता है और अपनी पत्नी लेडी एलिसन के साथ अपने प्यारे बेटे नेथन को ढूंढने निकल जाता है। खुशकिस्मती से उन्हें नेथन सही सलामत मिल जाता है। जॉन उन्हें ग्रीनलैंड बेस स्टेशन के दूसरे टनल से रेंगते हुए बाहर निकालता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बाहर का मंजर और नजारा देखकर हैरान हो जाता है। चारों तरफ लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। इस अफरा तफरी में वो कुछ पल के लिए अपने बेटे नेथन को खो देता है। उनकी घबराहट बढ़ ही रही होती है कि तभी उन्हें नेथन दिख जाता है, जो कि डॉक्टर अमीना की मदद कर रहा था। इसलिए अब समंदर ही यहाँ से बचने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन यहाँ का हालत तो और भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि लाइफ बोट्स पहले से ही लोगों से भर चुके थे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। जॉन देखता है कि कुछ लोग सीनियर ऑफिसर एडम का मास्क उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जॉन बिना वक्त गवाए उसे बचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन इसी अफरा तफरी में कुछ लोग जॉन का मास्क उतार देते हैं। इसलिए इस अफरा तफरी में उन्हें बचने के लिए एक खाली लाइफ बोट दिखाई देती है। इसलिए बिना वक्त गवाए एलिसन, जॉन और नेथन उसमें चढ़ जाते हैं। हालांकि बहुत से लोग बोट के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उस बोट में जगह नहीं थी, इसलिए ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी पायलट बोट को स्टार्ट करता है और बोट को किनारे से दूर ले जाता है। तभी समंदर से एक विशाल लहर आती है, जो समंदर के किनारे मौजूद सभी लोगों का सफाया कर देती है। किनारे पर मौजूद सभी लोग इस बड़ी लहर से मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से जॉन, एलिसन और नेथन की बोट इस विशाल लहर को झेल लेती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब इनके पास आखिरकार सवाल ये था कि ये लोग जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और इनके पास के सबसे नजदीकी सुरक्षित जगह आइसलैंड भी खत्म हो चुकी थी। साथ ही मुश्किल से उनके पास एक हफ्ते का राशन और पानी बचा हुआ था। इसलिए ये सभी लोग फैसला करते हैं कि ये सभी लोग दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे जब तक इंग्लैंड नहीं पहुंच जाते। इसी दौरान जॉन को महसूस होता है कि आसपास रेडिएशन का इफेक्ट बहुत कम है, इसलिए वो सभी को मास्क उतारकर सांस लेने को कहता है। इस तरह इन्हें समंदर में कई दिन और बीत
जाते हैं। लाइफ बोट में तकनीकी समस्याएं आने लगती हैं, लेकिन जॉन जो कि एक सीनियर इंजीनियर था अपनी समझदारी से बोट को ठीक कर देता है। रात होते ही नेथन आसमान में देखता है जहां एक विशाल उल्कापिंड धरती के ऊपर गिर रहा था, लेकिन सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो मेट्रॉइड आखिरकार गिरेगा कहां। लेकिन अगली सुबह इनके पास एक नई मुसीबत आ जाती है। इनकी लाइफ बोट अचानक रुक जाती है और बोट चलाने वाला जनरल कहता है कि हमारे पास गैस खत्म हो गई है, हम पानी और बचे हुए राशन को बस 2 दिन तक और खींच सकते हैं और अब हम पूरी तरह से धाराओं के भरोसे हैं। और कुछ इसी तरह और दिन बीत जाते हैं। बीतते बीतते एक दिन इनकी बोट जमीन से टकरा जाती है और ये लोग लिवरपूल इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जिसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। अब वो सभी लोग एकजुट होकर बोट को जमीन की तरफ खींचते हैं और किनारे पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अमीना कहती है कि मुझे ये जगह छोड़ी हुई लग रही है, इसलिए हमें सबसे पहले खाना और पानी ढूंढना होगा। हम यहाँ ऊपर हमेशा नहीं रह सकते, सबके रहने के लिए हमें एक सेफ जगह चाहिए। तभी नेथन कहता है कि वहाँ कुछ लोग हैं। उन लोगों का पीछा करते हुए आखिरकार ये लोग रेस्क्यू बंकर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर ये लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ हर एक गेट पर वेस्टर्न मिलिट्री तैनात थी। जब जॉन और एलिसन मेन गेट पर जाते हैं, सोल्जर को बताते हैं कि वो ग्रीनलैंड बेस स्टेशन से आए हैं और यहाँ पर शरण लेना चाहते हैं। तब गार्ड कहते हैं कि ग्रीनलैंड एयर बेस स्टेशन का क्लियरेंस बेस दिखाओ, जिस पर दिक्कत की बात ये थी कि सिर्फ एलिसन के पास ही एयर बेस स्टेशन का क्लियरेंस बेस था और बाकी सबका खो चुका था। सैनिक एलिसन को तो अंदर आने देते हैं, लेकिन बिना किसी क्लियरेंस बैच के किसी और को भी अंदर नहीं आने देते, जिससे वहाँ मौजूद लोगों की हालत बेकाबू हो जाती है और पीछे खड़ी भीड़ धक्का मुक्की करने लगती है। इसलिए भीड़ को चुप करने के लिए सैनिक एडम को गोली मार देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। उसी समय दूर आसमान में एक रेडियो एक्टिव तूफान आ जाता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अचानक एक बस इनके सामने आकर रुकती है। जॉन उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे अपने साथ लंदन ले चलो, जिस पर वह आदमी कहता है ठीक है, लेकिन पहले मुझे कुछ कीमती सामान दो। जिस पर जॉन बिना सोचे समझे उसे अपनी कीमती घड़ी उतार कर दे देता है। जिसके बाद कार तेजी से आगे बढ़ती है और ये लोग रेडियो एक्टिव तूफान को पीछे छोड़ देते हैं। जिसके बाद कार का ड्राइवर, जिसका नाम ओबी है, उससे कहता है लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि खाने के एक टुकड़े के लिए भी किसी को भी मार सकते हैं और ये रेडियो एक्टिव तूफान कहीं से भी आ जाता है और कुछ ही सेकंड में इंसान को मार देता है और अगर वो तुम्हें नहीं मारता तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन से मार देता है। तभी सीनियर लेडी एलिसन बताती है कि लंदन में उसके एक अच्छी दोस्त रहती है जिसका नाम मैकेंजी है। उसकी उससे 8 महीने पहले बात हुई थी और उसके पास जीने के लिए हर जरूरी सामान मौजूद है। इसी दौरान नाथन डॉक्टर अमीना से कहता है क्या आपको लगता है कि वो जगह जिसका नाम क्रेटर है, जहाँ पीने के लिए साफ पानी, अनाज उगाने के लिए जमीन असल में है? जिस पर डॉक्टर अमीना कहती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये पॉसिबल है क्योंकि वहाँ अनाज उगाने के लिए उपजाऊ जमीन, पीने के लिए साफ पानी की नदियाँ और झीलें, रेडियो एक्टिव हवा को रोकने के लिए ऊंची पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जो बिल्कुल डायनासोर केटी इवेंट जैसा है क्योंकि पहले भी केटी इवेंट के बाद ही पृथ्वी पर जीवन वापस आया था और खूब फला फूला और उसी टकराव ने फिर से पृथ्वी पर नई जिंदगी के बीज पैदा किए थे। इसलिए अब भी वैसा ही होगा। जिसके बाद ड्राइवर ओडी गाड़ी रोक लेता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक गया था और कहता है कि उन्हें लंदन पहुंचने में अभी आधा घंटा और लगेगा और साथ ही ये भी कहता है कि वो 12 साल पहले इंग्लैंड आया था। उसका नाम ओबी है और वह नाइजीरिया से है। तभी नेथन अपने पिता जॉन से मिलने आता है, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। जॉन नेथन से कहता है कि जल्दी से मजबूत चीज को पकड़ो। तभी आसमान से अनगिनत मेट्रॉइड धरती पर गिरते हैं और उसी मेट्रॉइड की तबाही में ड्राइवर ओबी मर जाता है। कुछ समय के बाद जब तूफान शांत हो जाता है तो वो लोग गाड़ी से अपना सामान निकालकर पैदल ही लंदन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो लंदन पहुंचकर मैकेंजी के घर पहुंचते हैं तो वो उन्हें अनजान समझकर बंदूक तान देती है, लेकिन जब वो एलिसन को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और उन्हें अपने घर
के अंदर आने देती है। दरअसल मैकेंजी एलिसन की माँ होती है और जॉन उनका दामाद होता है। डॉक्टर अमीना उसके पास बैठे लोगों के बारे में जब उससे पूछती है तो वो बताती है कि वो सभी लोग अल्जाइमर के शिकार हैं और उन्हें बाहर पड़े एस्टेरॉयड के खतरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद जॉन, एलिसन और नेथन काफी दिनों के बाद पेट भरकर भोजन करते हैं, डांस करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। रात को जब जॉन मैकेंजी से क्रिएटर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हाँ, मैंने भी उसके बारे में खाली अफवाहें सुनी हैं, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ है उसे कुछ नहीं पता। रात को जब सब सो जाते हैं तो एलिसन को जोर जोर से जॉन की खांसने की आवाज आती है। वो जब उसे देखने जाती है तो देखती है कि जॉन की खांसी में खून आ रहा है। तब जॉन बताता है कि लगातार रेडियो एक्टिव एयर में रहने की वजह से उसके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट हो गया है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि वो सिर्फ 6 से 8 हफ्ते तक ही जिंदा बच सकता है और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो सकता। जॉन एलिसन से ये भी कहता है कि वो यहाँ रहकर मरना नहीं चाहता और साथ ही नेथन और तुम भी यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाओगी। इसलिए अगर डॉक्टर अमीना सही हो, क्रिएटर जैसी जगह सच में मौजूद हो, जहाँ पीने के लिए पानी हो, सांस लेने के लिए हवा हो, अनाज उगाने के लिए जमीन हो और रेडियो एक्टिव एयर से बचने के लिए ऊंची पहाड़ियाँ हो, तो ये हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल नया भविष्य होगा। इसलिए तुम्हें और मुझे नेथन को क्रिएटर तक ले जाना होगा क्योंकि यहाँ उसके लिए कोई जिंदगी नहीं है। आखिरकार एलिसन मान जाती है। अगले दिन मैकेंजी इन्हें कार, जरूरी सामान और गन देती है और क्रिएटर की ओर रवाना कर देती है। अब क्योंकि गाड़ी का सफर काफी लंबा था इसलिए डॉक्टर अमीना कहती है कि अब भी क्रिएटर तक पहुंचने में उन्हें 2 घंटे और लगेंगे। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। एक गोली चलती है जिससे कार की खिड़की टूट जाती है और डॉक्टर अमीना मौके पर ही मर जाती है। दरअसल ये लोग इनकी कार चुराना चाहते थे, इसलिए ये लोग इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी जॉन बाहर निकलता है और इन्हें एक एक करके शूट कर देता है। इस हमले में वो डॉक्टर अमीना को नहीं बचा पाते, इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे दफना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे। आखिरकार कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद जब ये लोग इंग्लिश चैनल पहुंचते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वहाँ मौजूद समंदर पूरी तरह से सूख गया था। जिसके बाद ये लोग धीरे धीरे फ्रांस की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर ये लोग देखते हैं कि जमीन के बीच में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। इसलिए अगर इन्हें दूसरी तरफ जाना है तो इन्हें पुल पार करना होगा। जॉन धीरे से नीचे उतरता है और अपने बेटे को नीचे उतरने को कहता है और ये लोग उन कच्ची रस्सियों पर चलने लगते हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है जिससे ये लोग नीचे गिरने से बाल बाल बच जाते हैं और आखिरकार दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं होती। आगे बहुत ही बड़ी कच्ची सीढ़ियां थी जिन्हें पार करके इन्हें दूसरी ओर जाना था। जैसे ही ये लोग उन सीढ़ियों पर जाते हैं उनके सामने की जमीन टूटने लगती है, लेकिन फिर भी ये लोग समझदारी से दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़कर फ्रांस पहुंचने की कगार पर होते हैं तभी एक आदमी उनके सामने बंदूक ताने खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जॉन उससे कहता है कि हमारा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है और हम सिर्फ क्रिएटर तक पहुँचना चाहते हैं, बस। इतना सुनते ही वो सामने वाला आदमी इनसे हाथ मिलाता है और अपने घर नॉर्थर्न फ्रांस ले जाता है और अपनी वाइफ जूलिया और बेटी कैमिलिया से मिलाता है और कहता है कि उसकी वाइफ रेडिएशन के कारण पैरालाइज हो गई है। अब उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता जिस वजह से वो चल और बोल दोनों नहीं सकती। जिसके बाद ये सब मिलकर खुश होकर भरपेट भोजन करते हैं। तब वो आदमी जिसका नाम चेरी है जॉन से कहता है कि तो तुम क्रिएटर जाना चाहते हो। जिस पर जॉन कहता है हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पीने के लिए पानी, अनाज उगाने के लिए जमीन और सांस लेने के लिए हवा है और साथ ही वहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ हैं जो रेडियो एक्टिव हवाओं को अंदर आने से रोकते हैं। और मुझे लगता है कि ये फिर से इंसानियत बसाने का एक और मौका है। जिस पर चेरी कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वेस्टर्न अलायंस और फ्रांसीसी सेना मिलकर उस हिस्से को ईस्टर्न अलायंस से बचाते हैं क्योंकि ईस्टर्न अलायंस उसके संसाधनों के लिए क्रिएटर पर कब्जा करना चाहते हैं।
पूरी जगह वॉर जोन बन चुका है जिसे पार करना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर तुम वहाँ गए तो वॉर के चलते जान से मर जाओगे। जिसके बाद ये सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह चेरी उन्हें एक मैप देता है और कहता है कि जैसे मैंने कल रात कहा था, ये पूरा इलाका वॉर जोन बन गया है जहाँ फ्रांसीसी और ईस्टर्न अलायंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रास्ता है जिससे बचकर क्रेटर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वहाँ एक दरा है जो क्रेटर पर्वत श्रृंखलाओं से सुरक्षित है। इसलिए जब तुम वहाँ पहुँचो, तुम कमांडर जुनेट से मिलना और ये तस्वीर दिखाना। वो समझ जाएगा कि मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है और वही तुम्हें क्रेटर तक पहुँचाने में मदद करेगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि फिर से क्रेटर से दुनिया की एक नई शुरुआत होगी, और साथ ही ये भी कहता है कि उसकी बेटी कमीलिया को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो भी अच्छी जिंदगी की हकदार है। उसने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ये नहीं कर पाया क्योंकि उसकी वाइफ पैरालाइज है और वो चल और बोल नहीं सकती। और साथ ही चेरी भी खुद रेडिएशन से बीमार है और कुछ ही महीनों के अंदर उसकी भी रेडिएशन की वजह से मौत हो जाएगी। और इसके साथ ही उसे अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिस पर वो इसके लिए भरोसा कर सकता है। इसलिए वो जॉन से विनती करता है कि तुम कमीलिया को भी अपने साथ ले जाओ, जिस पर जॉन कहता है कि कमीलिया भी उसकी बच्ची ही है और वो उसे भी अपने साथ जरूर ले जाएगा। इसलिए अगली सुबह कमीलिया अपनी माँ से मिलती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और साथ ही ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। जिसके बाद वो अपने पिता को गले लगाती है और एलिसन जॉन नेथन के साथ बस में बैठकर क्रेटर की ओर निकल पड़ती है। वे लगातार चलने के बाद थक जाते हैं और एक जगह रुककर रेस्ट करने लगते हैं। और जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वेस्टर्न अलायंस के कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो इनसे फ्रांसीसी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये जगह आम नागरिकों के लिए बैन है, हर जगह विद्रोही फैले हुए हैं और तुम किस्मत वाले हो कि जिंदा बच पाए अब तक, और तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर जॉन नेथन और एलिसन को कुछ भी नहीं समझ आता क्योंकि वो लोग अमेरिकन थे और अमेरिकन लैंग्वेज ही जानते थे। लेकिन कमीलिया फ्रांसीसी लैंग्वेज में कहती है कि हम कमांडर जुनेट को ढूंढ रहे हैं, वो मेरे पिता के दोस्त हैं, वह इन 3 अमेरिकन के लिए गारंटर हैं, वो इन्हें क्रेटर पहुंचाना चाहते हैं। जिस पर वो सैनिक कहता है, क्रेटर तुम्हें पता है वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें भारी युद्ध क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा, तुम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे, इसलिए वापस चले जाओ। जॉन उससे कहता है कि ये हो सकता है अगर तुम हमारी मदद करो। जिस पर वह सैनिक सोच में पड़ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि कमांडर जुनेट को कॉल करो और इन्हें अपने साथ ले जाओ। और जिस रास्ते से ये चल रहे होते हैं वहाँ वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के बीच में बहुत बड़ी जंग हो रही थी, इसलिए सैनिक इनसे कहता है कि छुप कर चलो क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे तुम कमांडर जुनेट तक पहुँच सकते हो। जिसके बाद आखिरकार ये लोग बचते बचते कमांडर जुनेट के बेस कैंप तक पहुँच जाते हैं। कमीलिया जॉन से कहती है कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो यहाँ ये पहाड़ मौजूद नहीं थे, लेकिन अब ये पहाड़ यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है कि क्रेटर इनके ठीक पीछे मौजूद है। जिसके बाद जॉन बेस चार्ज से मिलता है और कहता है कि उन्हें कमांडर जुनेट से मिलना है। जॉन चार्ज को वो तस्वीर देता है और कहता है कि वे कमांडर जुनेट से मिलना चाहते हैं। कमांडर जुनेट उनका ओल्ड फ्रेंड है और कमांडर जुनेट ही अपनी मदद से उन्हें क्रेटर तक पहुँचाएंगे। जिसके बाद चार्ज उनसे कहता है कमांडर जुनेट, और उसके बाद वह उनको कमांडर जुनेट की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि अफसोस है अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और मेरे टेंट से बाहर चले जाओ। जिस पर वो अपने सैनिकों से कहता है कि इन्हें मेरे टेंट से जल्दी से बाहर निकालो। जिस पर जॉन कहता है कि रुको, हम बहुत कुछ झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, हम यहाँ किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हम बस उस क्रेटर तक पहुँचना चाहते हैं। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें क्रेटर तक पहुंचाऊंगा क्योंकि वह रेडियो एक्टिविटी का मरीज है और कुछ ही दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए अब उसके पास ज्यादा दिनों का वक्त नहीं है और वह अपने परिवार वालों को क्रेटर तक पहुंचाना चाहता है। जिस पर वह सैनिक कुछ देर सोचता है और अपने सोल्जर ल्यूक से कहता है कि इनके लिए बस में जगह बना दो जो इन्हें क्रेटर तक ले जाएगी। जिसके बाद ये सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं और क्रेटर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसका
जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। जब ये लोग क्रेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं तभी कुछ घुसपैठिए इनकी बस पर हमला कर देते हैं, जो बस में मौजूद गार्ड और ड्राइवर को मार देते हैं। वो लोग बस में बैठे लोगों से कहते हैं कि यहाँ से उतरो और निकल जाओ, ये अब हमारी बस है और हमने इसे हाईजैक कर लिया है। जिस पर जॉन एक सोल्जर से फाइट करता है और उसे शूट कर देता है और इसी दौरान एक गोली उसे भी लग जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। जिसके बाद ये लोग फिर से बस को स्टार्ट करते हैं और क्रेटर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जॉन चल नहीं सकता था, इसलिए ये लोग उसे पकड़कर चढ़ाई करते हैं और जब ये लोग चोटी के आखिरी बिंदु पर पहुंचते हैं तो वो जायंट क्रेटर क्लार्क को देख लेते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा था। पीने के लिए साफ पानी, अनाज उगाने के लिए जमीन, सांस लेने के लिए रेडियो एक्टिव फ्री हवा और रेडिएशन से बचने के लिए ऊंची रेडियो एक्टिव फ्री पहाड़ियाँ, जिसे देखकर जॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होने के कुछ देर बाद जमीन पर गिर जाता है। एलिसन से कहता है कि मेरी अच्छी पत्नी बनने के लिए धन्यवाद। ये कहते ही जॉन मर जाता है और एलिसन, नेथन, कैमिलिया रोने लगते हैं और क्रेटर की ओर बढ़ने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए ये खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।